Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माडा क्लासेस। आज हमारे साथ है मोनू वर्मा, जो कि एडमिशन ले चुके हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और मोनू ने बीएचयू में भी अच्छी रैंक स्कोर की थी और यूपीएससी भी मोनू ने क्लियर किया। तो आज मोनू हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और उनका ग्रेजुएशन से लेके एमसीए तक का सफ़र कैसा रहा। बिकॉज मोनू कानपुर से नहीं है, मोनू लखीमपुर से हैं। तो वो एक सिटी नहीं है, टाउन है, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी उनको एमसीए को लेके। एमसीए मतलब आगे से करना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने का क्या फ़ायदा रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उनको ये सब इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कैसे उन्होंने एमसीए करने का सोचा, कब सोचा, ये ब्रीफ में मोनू बताएंगे पहले। हेलो, माय नेम इज़ मोनू वर्मा। मेरा निमसेट में रैंक 505 एंड बीएचयू में 246 रैंक एंड ट्रिपल एम 53 एंड डीयू 60 रैंक था। मैंने थर्ड ईयर, लास्ट बीसीए थर्ड ईयर से कोचिंग स्टार्ट की थी। और एमसी के बारे में वैसे मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। जब थर्ड ईयर में आया तब फ्रेंड्स लोगों से पता चला कि एमसी भी कुछ होता है। तब जाके मैंने मतलब एक फ्रेंड था, उसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो उसको देख के मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की। वरना मेरा मन नहीं था, मेरा तो मन था बिजनेस लाइन में जाने को बीसीए के बाद, क्योंकि पता नहीं था कि एमसीए भी होता है कुछ। फिर कोचिंग जाने के बाद पता चला कि हाँ, एमसीए भी एक प्रोग्राम है जो बीसीए के बाद किया जाता है या ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो अब आपने मतलब एमसीए क्लियर कर लिया, अब आप एनआईटी में एडमिशन लेके एमसीए करने जा रहे हैं। तो अब आपको मतलब क्या लगता है कि आपका डिसीजन सही था? आपको एक अलग लाइफस्टाइल मिलेगी उसके बाद, एमसीए के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, या फिर बीसीए करके उसके बाद भी आप अपना करियर ठीक से बना सकते थे बिना एमसीए के? नहीं, बीसीए के बाद उतना अच्छा नहीं बन पाता करियर जितना कि एमसीए के बाद बनेगा। ओके। अच्छा मोनू, आपने जब ज्वाइन किया तो कोचिंग, तो आपको क्या लगा, आपको कुछ फ़र्क समझ में आया अपनी, मतलब आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा सीख पा रहा हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है कोचिंग ज्वाइन करके, या फिर मतलब आप खुद से तैयारी करते तो भी आप इतना कर ले जाते? अगर हम खुद से तैयारी करते तो इतने नहीं कर पाते। कोचिंग में एक एनवायरनमेंट मिलता है बैठने का, तुमको 6-7 घंटे रेगुलर बैठने का टाइम मिलता है। और एक मेन फ़ायदा होता है कोचिंग से कि सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है हमारे लोगों की। 6 से 7 घंटे रेगुलर हम बैठ सकते हैं, और ये हम लोग अपने आप या घर पे नहीं कर सकते थे। तो कोचिंग से हमको बहुत फ़ायदा मिला है। तो मोनू, मतलब आप कोई अलग से बुक्स वगैरह भी पढ़ते थे, या फिर जो आपको कोचिंग में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था आप सिर्फ उस पर फोकस करते थे? मैं अलग से कोई बुक नहीं प्रेफर करता था, बस जितना टेस्ट सीरीज या असाइनमेंट वगैरह जितना कोचिंग से मिलता था बस वही फॉलो करता था। अगर कभी किसी कोई टॉपिक में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को बुक से भी कभी कभी रिवाइज करता था। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है, जितनी कोचिंग में रेगुलर क्लासेस होती हैं कर रहा है, जितना मटेरियल दिया जा रहा है, पेपर्स, असाइनमेंट सब सिंसियरली वो कर रहा है रेगुलरली, तो उसे कोई और कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत है या फिर इतना सफिशिएंट है? देखो, अगर इतना सब मिल रहा है जो असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह, अगर इतना कर पा रहे हो पूरा 100%, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो उसको दूसरी जगह पे लगाओ टाइम। जैसे जेई वगैरह क्वेश्चन मेन एडवांस के सॉल्व करो। अगर टाइम बच रहा है, नहीं हो रहा है तो इसी पे पहले फोकस करो जो मिल रहा है मटेरियल कोचिंग से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मतलब जो मटेरियल मिल रहा है उसे नहीं पूरा कर पाते हैं और वो पेंडिंग में रह जाता है, और हम बुक्स भी लगाने की कोशिश करते हैं साथ ही साथ, और मतलब दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, अक्सर हमारा जो मतलब हमने कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ से मटेरियल मिल रहा था, तो ये जो बेनिफिट हमें मिल रहा था हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं 100%, हम नहीं कर पाते हैं।
और बुक्स लगाने की कोशिश में हम दोनों चीज़ें मिस कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ या आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर मतलब जो आप सजेशन देना चाहेंगे कि इस वजह से हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? देखो ऐसा, जैसे मैं कोचिंग में बैठता था, आस पड़ोस के लोगों को देखता था तो वो लोग बुक लेके सॉल्व किया करते थे, और बट मेरा पेपर ही या टेस्ट ही नहीं सॉल्व हो पाता था। पर दूसरे लोग देखते थे कि बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको लगता था कि हम ही अभी नहीं, बैक मतलब बहुत पीछे हैं, बुक पे आ ही नहीं पाए हैं, अभी टेस्ट ही नहीं सॉल्व हो रहा है। बट कहीं ना कहीं वो लोग टेस्ट या असाइनमेंट मिस कर देते हैं तभी बुक सॉल्व कर रहे होते हैं। तो पहले जितना मटेरियल मिल रहा है उसी को फॉलो करो, उसी को सॉल्व करो। अच्छा, कई बार मैंने देखा है ये चीज़ कि जैसे हम जब टेस्ट पेपर करते हैं या फिर अ, अपने असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, तो कई बार हम जब देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम रट लेते हैं आंसर्स। क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता था कि मतलब जब हम शुरुआत में आते हैं तो रैंक्स नहीं अच्छी आ रही होती हैं, फिर एकदम से हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की रैंक्स मतलब बहुत अच्छी आने लगती हैं, और फिर एंट्रेंस में उनका रिजल्ट देखो तो नहीं उस हिसाब से अच्छा है। तो उसका रीज़न जो एक होता है वो एक ये होता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं कुछ सेलेक्टिव बुक्स होती, आर डी शर्मा है और सेल्फ स्कोरर है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इन सब से आपके टेस्ट पेपर ज़्यादातर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे इनको, मतलब जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, रट लेते हैं टेस्ट में अच्छी रैंक लाने के लिए। वहाँ पे तो आ जाती है, आप बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन बाद में जब मॉडल्स होना शुरू होते हैं, मॉडल पेपर, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, तो डीमोटिवेट होते हो। तो ये एक मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहो। कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे टाइम में ही होता था कि जब सर आपको देते थे एनालिसिस करने को, सर देते हैं तो कुछ बच्चों के एक दिन में 3-3 पेपर कंप्लीट हो जाते थे एनालिसिस के। मेरा एक ही पेपर नहीं हो पाता था, मैं एक ही पेपर सुबह से शाम तक करती रहती थी, तो शाम को डांट तो बहुत पड़ती थी, हमें लगता भी था कि हाँ सर डांटेंगे, कॉपी कर लें सॉल्यूशन किसी से, लेकिन फिर नहीं करते थे हम कॉपी, हम सोचते थे डांट ही सुन लेंगे। कॉपी करने से क्या होता है, आप कर लेते हो, लेकिन एक बार आपने कर लिया ना, आप सर को दिखा लिया, अब दूसरे दिन आपके पास और आएगा, आपके पास होगा कि अब 3 पेपर आपने सर को दिखा दिया, अब सर आपसे आगे के 3 पेपर, नेक्स्ट 3 पेपर एनालिसिस करने को देंगे। तो जो पुरानी आपने टिप ली ना सॉल्यूशन, आप उन्हें दोबारा सॉल्व करने नहीं बैठोगे, आप अब नेक्स्ट वाले गोल पे टारगेट करोगे, और फिर आपको ख़त्म भी हो जाएगा, तब आपको याद भी नहीं होगा कि आपने ये कॉपी किया था, अब आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरों की परफॉर्मेंस देख के अपने आप को उनके हिसाब से मत चलाने की कोशिश करें। आप ठीक है, आप धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस एकदम से नहीं बहुत अच्छी हो रही है, टाइम लीजिए, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए, अपने साथ चीटिंग मत कीजिए। तो आपके साथ ऐसा हुआ मोनू कि स्टार्टिंग में आप भी मतलब बहुत अच्छा आपका नहीं था, धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ा है, तो आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा कोचिंग में? स्टार्टिंग के 1 मंथ लगभग मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आता था। तो सर से मैंने बात भी की कि नाम नहीं आ रहा है, तो सर ने कहा ऐसा सभी के साथ होता है, बस अपना पूरा जैसे पूरा टेस्ट सॉल्व करते रहो, टेस्ट हुआ उसको दोबारा सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे मेरा नाम आने लगा, टॉप 20 में आने लगा, टॉप 10 में भी आने लगा। तो मेरा कहना है कि कुछ लोग देखते थे कि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन को आंसर जो होता था रट लेते थे, तो मतलब रटना नहीं है, क्योंकि पेपर में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर रट लिया तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे, और जैसे कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे या बन नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो उसको क्लियर करते चलो, और मतलब उसको मत, क्वेश्चन को मत रटो, आंसर जो है, और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करो। अच्छा, वो एक चीज़ हम ज़्यादा हमेशा स्टूडेंट्स को मतलब एडवाइस की जाती है कि बहुत सारी बुक्स मत लेके चलो, कुछ एक ही बुक पकड़ो, उसी को लास्ट तक फॉलो करो, एक बुक को 10 बार लगाओ। तो कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक गलत परसेप्शन बन जाता है कि एक बुक को 10 बार लगाएंगे तो उसके सॉल्यूशन रट ही जाएंगे, उसके आंसर रट जाएंगे, रटते हैं, एक चैप्टर को 10 बार लगाना मतलब रट लिया। इससे अच्छा है कि एक बुक से हमने कंप्लीट कर लिया एवरेज,
अब हम दूसरी बुक का एवरेज पढ़ेंगे, एक अब इससे हो गया, अब हम नेक्स्ट बुक पे पढ़ेंगे। हमने RD शर्मा से लिमिट लगा ली, अब हम सेल्फ स्कोरर से लगाएंगे, अब सेल्फ स्कोरर से लगा ली तो अब हम किसी और बुक से लगाएंगे। हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप जो चीज़ नई चीज़ सीख रहे हो वो आपकी रिवाइज नहीं हो पाती है। आपने एक बार देखी, अब आपने वैसा सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए नहीं, तो ये जो मतलब बच्चों के माइंड में एक मिथ बन जाता है कि एक बुक 10 बार लगाने का मतलब है कि उसको रट रहे हैं। तो ये आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि बहुत सारी बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप बार बार पढ़िए। तो बहुत सारी बुक पढ़ने से तुम्हें कई तरह के क्वेश्चन तो मिलते हैं, बट एक तुमने बुक सॉल्व कर ली, उसके बाद दूसरे पे वही सेम क्वेश्चन फिर से तुम सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई एक बुक फॉलो करो, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसी लेवल के जैसे जो टफ क्वेश्चन हैं वो जैसे JEE एडवांस से ले लीजिए उसी टॉपिक के, ये नहीं कि बेसिक लेवल से फिर से स्टार्ट कर दी दूसरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जो उसी टॉपिक के जो टफ क्वेश्चन है या नए वैरायटी के वही क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर दूसरी बुक फॉलो करते हैं तो। रिपीटेड क्वेश्चन मत सॉल्व करें। अच्छा मोनू, आपको जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो अब मीन्स अभी जो ये वाला बैच है, हमारा करंट बैच है, इसके पास टाइम बहुत कम बचा है। मीन्स इन लोगों के पास हार्डली 5 to 6 मंथ है। तो ऐसे बच्चों के मन में मतलब बहुत उनके मन में एक रेगुलर क्वेश्चन उनका यही रहता है कि हमारे पास इतना कम टाइम है तो इसमें हम कैसे रिवाइज करें या फिर कैसे कवर होगा हमारा सिलेबस, हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे इतनी जल्दी सब कुछ। तो आप ऐसे बच्चों को मतलब आप उस बैच को क्या सजेशन देना चाहोगी कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं जो भी, उनको तो क्लियर कर ही ले कम से कम। अगर से कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो उसके ज़्यादा पीछे मत पढ़े। जैसे कोई PNC हो गया, अगर थोड़ा नहीं आ रहा है तो जो इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हें पहले क्लियर कर लें, ठीक है। अगर जैसे नया और प्रोबेबिलिटी हो गई जो बहुत कम लोगों को मतलब मेरे को भी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, अगर टाइम नहीं है तो उसके ज़्यादा पीछे ना पड़े, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक। अगर उसके चक्कर में टाइम बर्बाद करें जो जो तुमने टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए जो टॉपिक पढ़े हैं पहले से उसको पहले रिवाइज करते चले और बस। ओके, अगर हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें तो ऐसे कौन से 5-6 टॉपिक्स होंगे जो हर स्टूडेंट को मीन्स करने ही चाहिए? क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन आप देखें तो सिमिलर आता है हर एग्जामिनेशन में। तो ऐसे 5-6 टॉपिक्स अगर आपसे बोले जाए कि ये मतलब आप कर ही लो, सभी बच्चों को ये कर लेने चाहिए, इतने आपने कर लिए तो आप एक सेफ साइड पे आ जाओगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 5-6 टॉपिक मैं चाहूँगी आप एनलिस्ट कर दीजिए। रीजनिंग में जैसे हो गया क्लॉक कैलेंडर हो गया और ब्लड रिलेशन हो गया और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया और पजल भी आ जाता है। पजल जैसे कुछ लोगों का बनता है कि पजल नहीं बनती है। पजल अगर डेली प्रैक्टिस में एक पजल अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारी पजल हो जाएंगी। महीने में अगर 30 सॉल्व करी तो बहुत सारी, तो प्रैक्टिस एक बन जाएगी पजल सॉल्व करने की। तो जैसे स्टार्टिंग में बहुत लोगों को पजल सॉल्व करने में बहुत टफ लगता है, और तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था मेरे लिए पजल सॉल्व करना। फिर एप्टीट्यूड में जैसे टाइम वर्क आ गया और परसेंटेज आ गया, एवरेज आ गया और प्रॉफिट लॉस आ गया। ये 4-5 टॉपिक जो हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर हम पेपर पैटर्न में बात करें तो हमारी एक मीन्स हर पर्सन की अपनी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है पेपर को लेके कि हम मतलब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे पेपर करना है कि मतलब हमें आधा घंटा इस टॉपिक को देना है और फिर हमें आधे घंटे बाद इस टॉपिक पे आ जाना है, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो। कुछ लोग पहले इंग्लिश कंप्यूटर ख़त्म करते हैं कि 15-15 मिनट हमें देने, फिर हम मैथ्स में आ जाएंगे। कुछ लोग इक्वल टाइम डिवाइड करते हैं, पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि पहले इजी वाले क्वेश्चन हर क्वेश्चन के ख़त्म कर लेने हैं। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी आपकी भी रही होगी पेपर में, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। निमसेट का शेड्यूल 2 आवर का होता है। मेरा प्लान जो था 1 आवर में मैथ 50 क्वेश्चन और देन रीजनिंग एप्टीट्यूड
40 to 50 मिनट और 10 मिनट इंग्लिश के लिए, ये था। ओके। अच्छा, कई लोग मतलब जैसे जब हम पजल की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, तो पजल किस उस पे करनी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो अगर आप शुरुआत में एग्जाम को लेके बैठ जाएंगे, मतलब अगर आपने मान लीजिए आधा घंटा आपने मैथमेटिक्स किया, उसके बाद आप तुरंत पजल पे आ गए कि चलो रीजनिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन पजल है, उसमें 4-5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कर लेते हैं पहले। तो अगर आप उस टाइम पे पजल करने बैठेंगे, तो अगर आपसे बन गई तो बहुत अच्छी बात है, आपके 4 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन अगर इन केस थोड़ा सा भी कुछ डाउट की वजह से आपकी पजल नहीं सॉल्व हुई, तो आप हो सकता है पजल मतलब आपके 20 मिनट भी ले सकती है कोई कोई पजल, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा 5 मिनट दे दिए, 1-2 मिनट में शायद बन जाए, फिर से आप पढ़ते हैं। फिर आपके जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, एक एक मिनट आपके माइंड में मतलब बहुत प्रेशर डालता है, और प्रेशर में पजल नहीं बनती है। पजल तभी बनती है जब आप थोड़ा सा आप मतलब आप सिलेक्शन लाइफ पेपर जब कर चुके होते हो, तब आप पजल में आते हो, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पास है टाइम ठीक ठाक, अब मैं आराम से इसको दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से पजल फुल माइंड से करो तो बहुत आसान होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा जी फॉर्मूला नहीं लग रहा होता है, लॉजिक नहीं, सिंपल उसमें ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट और सेटिंग अरेंजमेंट, यही 2 चीज़ें यूज़ हुई होती हैं ज़्यादातर पजल्स में, और बस इन्हीं पे थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। लेकिन बस बात होती है टाइमिंग की। अगर आप पजल को शुरुआत में लेके बैठ जाओगे, शुरुआत के 1 आवर में आपने ट्राई किया, तो आपके लिए डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। बेटर होगा कि आप लास्ट का जो आवर है, जब मतलब आप जितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे सब ट्राई कर चुके हो, सब कर चुके हो जितना आपको आता है, उसके बाद लास्ट में आपको पजल उठानी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये सही है कि आपको क्या लगता है, मतलब कब शुरू मेरा करना चाहिए? मेरा भी यही था कि लास्ट में सबसे पजल मेरे से, मैं जब मैथ में निमसेट में जब मैंने मैथ कर लिया, उसके बाद जब एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे गए, तो इसमें एक पजल इस बार आई थी। ठीक, तो मेरे से तो नहीं, स्टार्टिंग के मैंने 1 मिनट 1 से 2 मिनट उस पर दिया, मेरे से नहीं बनी, मैंने छोड़ दिया। अगर मैं उस पर ज़्यादा टाइम देता तो मेरे को पता था इतनी जल्दी वो बनने वाली नहीं है, तो हमने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। तो पजल का मतलब है, अगर फर्स्ट 2 या 3 मिनट में अगर पजल वो बन गई तो बन गई, वरना उस पर टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम में। अच्छा, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो अक्सर हम लोग मीन्स 2-3 पेपर्स का कर लेते हैं एनालिसिस, लाइक निमसेट बीएचयू जेएनयू का तो हम लोग को कराते ही थे सर हमेशा। तो हम लोग उतना अच्छे से, निमसेट का तो सब लोग अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये रहता है कि एनआईटी में तो एडमिशन लेना है, निमसेट बहुत अच्छे से देना है, सब लोग अच्छे से करते हैं। बीएचयू जेएनयू का पेपर्स हम लोग इसलिए करते थे कि सर डांट रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं करते थे। बट जब आप पेपर दोगे तो समझ देखने में मिलता है कि बीएचयू का क्वेश्चन निमसेट में पूछा जा रहा है, जेएनयू का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मीन्स बस थोड़ा बहुत वैल्यू वगैरह चेंज करके वैसा क्वेश्चन आपका आ गया, निमसेट में आ गया। या फिर आप जेएनयू में देखोगे कि निमसेट का कोई आपको पिछले बार का वैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये एनालिसिस ज़रूरी, मीन्स आपको कोई मेरे से कोई स्टूडेंट पूछता है तो मैं उसको ये रिकमेंड करती हूँ कि भले उसका टारगेट निमसेट हो, भले उसका टारगेट जेएनयू, उसको इन तीनों के पेपर्स लगा लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये तीनों के पेपर्स लगा लेते हो तो आपका एक मीन्स सफिशिएंट रिवीजन हो जाता है, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाता है पेपर्स के पहले। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना है, मैंने तो सभी के पेपर एनालिसिस किए थे, ज़्यादातर तो निमसेट क्या किया था, पर जैसे जेएनयू और बीएचयू के कम कम किए थे। तो मेरा कहना है कि करो, मतलब जितना फोकस निमसेट पे है उससे थोड़ा सा कम दो, लेकिन जो एनालिसिस है वो जरूर करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन बीएचयू के सेम क्वेश्चन निमसेट में मिल जाते हैं, जेएनयू के सेम क्वेश्चन भी निमसेट में मिल जाते हैं, या निमसेट के सेम क्वेश्चन जेएनयू और बीएचयू में मिल जाते हैं। अच्छा, जब हम लोग वो करते हैं, सॉरी, जब हम रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो सिलेबस कुछ मतलब एकदम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं होता हर एग्जाम में। ज़्यादातर एग्जाम्स में रीजनिंग के सिलेबस में लिख दिया जाता है कि लॉजिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। तो बहुत वेरी करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन निमसेट फ्रॉम जेएनयू टू बीएचयू टू जामिया, कि लगभग सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको सारे एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड में।
लगभग सेम ही तरीके के सारे एग्जाम में मिलते हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह के। वेरी नहीं करते हैं बस। जैसे किसी में एवरेज का पूछ दिया गया तो उसमें परसेंटेज का पूछ दिया गया, तो ज़्यादातर सेम ही क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम में, बीएचयू, जेएनयू और निमसर में। अच्छा, जब हम पैरेलली मींस निमसेट और दो तीन जामिया का भी हमने फॉर्म भर दिया, जेएनयू का भी भर दिया, बीएचयू का भी भर दिया, तो इतने सारे एग्जाम्स के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आता है आपके ऊपर कि भाई इसका सिलेबस अलग है, इसका अलग पढ़ना पड़ेगा, इसका पेपर पैटर्न अलग है, कि आपको एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन है? आपका क्या इसमें नज़रिया है? मेरे को तो एडवांटेज मिलता है, मेरे को मिला भी था, क्योंकि मेरा मेन था एनआईटी, तो उसको देख के मेरा जेएनयू भी एग्जाम हुआ, अच्छे से दिया। ट्रिपल एम भी कोई सिलेबस चेंज नहीं था, बस मेन सिलेबस सेम, ज़्यादातर सेम ही है सभी एग्जाम का, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लिया। और बीएचयू का भी सेम ही है, निमसेट की तरह उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल के पूछ दिए जाते हैं निमसेट में। तो मेन फोकस तो मेरा एनआईटी निमसेट था। अच्छा मोनू, जब हम रिवीजन की बात करते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन, तो जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, लास्ट 20 डेज बचे रहते हैं, 1 मंथ बचा रहता है, तो उस टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रिवाइज कैसे करें, क्योंकि हम पढ़ तो चुके होते हैं बहुत सारा, लेकिन नहीं याद रहता है। जेन्युइनली हमें पूछा जाए तो हमें सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि रेगुलर टेस्ट ज्वाइन, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो किसी कोचिंग से नहीं होते हैं या जो कहीं जिन्होंने को ज्वाइन नहीं करा होता है। कुछ लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग प्रीवियस ईयर पेपर उस समय सॉल्व करना शुरू करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू करते हैं कि आज मैंने सर्कल ख़त्म किया, फिर दूसरे दिन वो पैराबोला पढ़ रहे हैं, और फिर तीसरे दिन वो नेक्स्ट टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे ये टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं ना, तो उनके साथ ये मैंने एक देखा है, क्योंकि मैंने भी जब मतलब पहली बार मैंने प्रिपरेशन करके दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने टॉपिक वाइज रिवीजन किया था। तो उस समय तो लग रहा था कि हाँ मेरा टॉपिक ख़त्म होता जा रहा है, मेरा पूरा रिवीजन हो रहा है, बट जब आप ख़त्म होने वाला होता है आपका सिलेबस, तब आप फिर देखते हो कि मैं फिर से भूल गया शुरुआत वाला सब, क्योंकि आप जो 20 दिन पहले आपने फर्स्ट डे पढ़ा होता है आप फिर भूल चुके होते हैं, जो आपका एंड डे होगा उसमें आप फिर फॉर्मूलाज भी भूल चुके होंगे, आपको फिर लगता है कि मुझे फिर कुछ नहीं आता है, मैंने जो हफ्ते भर पहले पढ़ा था वही याद है। तो आपके हिसाब से रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है? क्योंकि छोटे से तो खैर हम लोग को यही सिखाया जाता है स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, कि चैप्टर वाइज हम लोग रिवाइज करते रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले हो भी जाता है, रात भर जग लेते हैं, पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल पेपर आता है, लिखाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर नहीं देना होता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चंस बहुत टू द पॉइंट होते हैं, बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी आप कुछ मिस करोगे कंसेप्ट तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, बहुत छोटी सी गलती से आपको दूसरा आंसर आ सकता है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट मंथ में रिवीजन की? मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज तो रिवीजन नहीं करना चाहिए। मेरा क्या था कि मैं तो बस ऐसे रिवीजन करता था, जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में ये होता कि सारे टॉपिक मिक्स होते हैं, तो एक तरह से रिवीजन चलता रहता है मिक्स, बस टेस्ट देते रहे, टेस्ट देते रहे, टेस्ट देते रहे, और जो क्वेश्चन फंसते थे उस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते थे। तो मैंने टॉपिक वाइज रिवीजन तो नहीं किया था, बस ये जैसे कि हर टॉपिक के क्या थे, नोट्स बनाए थे मैंने, और की पॉइंट्स बनाए थे। की पॉइंट्स जो थे मैंने पेपर से जैसे 5-6 दिन पहले जो रिवाइज कर लिया, और कुछ नहीं पढ़ा। और बस यही है कि टेस्ट जो देते हो उसको उसी से पूरा रिवीजन मेरा तो होता रहता था। ओके, तो आपके हिसाब से टेस्ट हमें लास्ट तक देते रहना है? ओके। तो अच्छा मोनू, की पॉइंट्स की आपने बात की कि आप बनाते रहते थे, तो आप मीन्स आपके नोट पर्सनल नोट्स टाइप के थे,
तो आप स्टार्टिंग से आपने बनाना शुरू कर दिया था कि फिर आपने बीच में आपको लगा कि नहीं मुझे नोट्स बनाने चाहिए अपने पर्सनल? क्योंकि ज़्यादातर लड़कों की ये आदत होती है, लड़कियां तो फिर भी अपने नोट्स बनाती हैं, लड़कों की आदत होती है कि वो लोग नहीं इतना साफ सुथरा काम करते हैं, फिर किसी से ले ही लेते हैं, अपने फ्रेंड से फोटोकॉपी करा लेते हैं, उसी से पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे के नोट्स लेके काम चल जाएगा कि अपने की नोट्स बनाने चाहिए? मेरे को तो दूसरे के नोट्स समझ में नहीं आते, जो मैं खुद बनाता हूँ वही समझ में आते हैं। और मैंने नोट्स स्टार्टिंग से बनाना चालू कर दिया था। ओके, सो ये मतलब बेनिफिशियल रहा ऑफ कोर्स इन्होंने कि शुरुआत से बनाना चालू कर दिया, तो इनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आप बीच में सोचोगे कि आपको रियलाइज़ होगा जब कि नहीं यार मेरे पर्सनल नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के नोट्स मांग के रख लेते हो, फिर जब टेस्ट वेस्ट होता है तब आप खोल के देखते हो कि लाओ अच्छा आप रिवाइज कर लें, फिर आप देखोगे कि आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी कि इन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार बनाने चाहिए थे नोट्स। फिर आप बीच से नोट्स बनाना शुरू करोगे तो आपको फिर से वो टॉपिक पूरा एक एक चीज़ याद करके कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है लिख लेते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ आपके नोट्स बनाने में क्या होता है, जब आप पर्सनल नोट्स बनाते हो एक बेनिफिट आपका ये रहता है कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, वो सिर्फ आप बता सकते हो, आपका टीचर भी नहीं बता सकता। क्योंकि यूजुअली हम लोग अब इस स्टेज पे आके इतने बड़े हो गए होते हैं, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लास में समझ में नहीं आ रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन जब सबको समझ में आ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ लगेंगे अगर हम बोल देंगे कि हमें नहीं आया। हम भी हंस देते हैं, सर जब सर पूछते हैं कि आ गया, हम बोलते हैं हाँ सर आ गया। फिर बाद में क्या होता है, हम लोग आके अगर हम इच्छुक हैं, अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, हम लोग उसे सर्च करते हैं, यूजुअली गूगल करते हैं कि यार जब सबको आ रहा था तो हमें क्यों नहीं आया समझ में। फिर गूगल गूगल करके फाइनली हम लोग को सोल्यूशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज़ थी। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लिख के कहीं आपने आपके प्रॉपर नोट्स हैं, नोट्स मतलब ये नहीं है कि आप जैसे छोटे से टीचर बनवाती थी कि ये हेडिंग आई, हेडिंग लिख ली, उसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूला, फिर दूसरा टॉपिक उसकी डेफिनेशन उसका फॉर्मूला। कंपटीशन लेवल के नोट्स बनाने का मतलब है आपने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में आपको लगता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको नोट्स में। आपने नोट्स में देखा कि हाँ मुझे टेट्राहेड्रॉन अगर आएगा तो शायद मैं इसका अगर इस पैटर्न का मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैंने देखा कि हाँ ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें सारे फॉर्मूला वगैरह यूज़ भी हो गया, और ऐसा मैं नहीं, मेरे 2 बार आया और मैं नहीं देख कर पाया, मुझे देखना पड़ा सॉल्यूशन तभी मैं कर पाया। तो वो क्वेश्चन आप नोट करके रख लो। अगर आप वो एक क्वेश्चन कर लोगे तो उस एक क्वेश्चन में आपके 10-12 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे वेक्टर के, काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आपको लगता है कि ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन जो है ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ लिया, मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ, तो वो चीज़ लिख के रख लो। ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूलाज होते हैं कि आप सब लिखने, नोट्स में लिखने बैठोगे तो आप चाहे लिख लोगे 10-12 पेज, फिर रिवाइज आप कभी करोगे नहीं। तो इसलिए बहुत नोट्स बहुत कम बनाओ, मीन्स एक टॉपिक का हार्डली 1 पेज होना चाहिए आपका नोट्स। आप उससे ज़्यादा, हाँ आप क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख रहे हो तो ऑफकोर्स आपका ज़्यादा जाएगा, तो 2 पेज भी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपके नोट्स नहीं जाने चाहिए कि एक एक टॉपिक आपका 8-8 पन्ने जा रहा है, तो फिर वो नोट्स नहीं, एक बुक तैयार कर लोगे जो कभी रिवाइज नहीं करोगे आप। नोट्स में सिर्फ वही चीज़ें लिखो जो आप बार बार भूलते हो। ज़रूरी नहीं कि आज आपने वेक्टर का नोट्स बनाया है तो दोबारा अब आपको फिर से आपने वेक्टर में देखा कि यार मैंने नोट्स बना लिया लेकिन अभी भी मुझे आज पेपर में ये क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाया, तो ठीक है, हमेशा जब नोट्स बनाओ तो 1-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ते चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, ताकि बीच में आपको प्रिपरेशन में हमेशा अपग्रेडेशन होता रहेगा, कुछ नया क्वेश्चन मिलता रहेगा, कुछ नए कंसेप्ट मिलते रहेंगे, तो वो हमेशा ऐड ऑन करते चलो अपनी नोटबुक में। एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में आपको मीन्स आपकी जो आपकी अगर खुद की बनाए हुए नोट्स है ना, आपको रिवाइज करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा 10-12 टॉपिक। तो ये बेनिफिट होता है खुद के नोट से। दूसरे के बनाओगे तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि कौन से पेज में क्या है, कौन सा टॉपिक पहले, कौन सा बाद में। अपने नोट्स बनाओगे तो ये भी पता रहेगा कि कितने पेज लिखे हैं हमने किस टॉपिक में। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं। अच्छा मोनू, अगर हम DU-MC की बात करें, आपने DU का पेपर दिया था, क्लियर भी हुआ आपका, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? क्योंकि DU का अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें हायर मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो यूजुअली BCA वाले स्टूडेंट्स नहीं भरते हैं DU का फॉर्म, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई बहुत हाई फाई मैथ्स आ रही है, हमारे लेवल की नहीं भरते बच्चे। तो क्या मोटिवेशन थी जिसके पीछे आपने DU का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और आपने क्वालिफाई भी कर लिया?
तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही इसके पीछे? डीयू के लिए मैंने बस लास्ट के मुश्किल से 10 डेज उस पर थोड़ा सा फोकस किया था, और मेरा कोई फोकस नहीं था इससे पहले। लास्ट के 10 डेज में मैंने बस जैसे सर ने कुछ क्लासेस करवाई थी, सौरभ सर से वेक्टर अलजेब्रा की, मॉडर्न अलजेब्रा की, तो मैंने वो क्लासेस ली थी और ख़ास कुछ उसके लिए नहीं पढ़ा था। और ड्यू के लिए अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आए थे, और 10 इंग्लिश के और 10 थे, और 4 इसके आते हैं कंप्यूटर के, और 6 आते हैं तुम्हारे रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले, तो और 30 आते हैं मैथ्स के। अटेम्प्ट कैसा था आप, मतलब आपने कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए 50 में से 29 अटेम्प्ट किए थे, और 4 क्वेश्चन गलत थे मेरे। ओके, तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे उन्होंने। 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी 4 गलत हो गए, तो देखा जाए 50% ही पेपर अटेम्प्ट किया था। बट इन्होंने सही किया होगा, मीन्स इनके नंबर ऑफ इनकरेक्ट कम थे, इन्होंने कम अटेम्प्ट किया लेकिन सही अटेम्प्ट किया, इसलिए इनको सिलेक्शन में मिल गया। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़े हो, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। मीन्स और ये भी एक चीज़ कही जाती है, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरी स्पीड नहीं अच्छी है, मेरी स्पीड नहीं अच्छी है। तो स्पीड नहीं अच्छी है ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो पर सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी जगह। बट हाँ, इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप निमसेट के पेपर में 50 क्वेश्चन आप कर ले जाते हो, 50 में आपके 25 तो होने चाहिए मैथमेटिक्स के, बाकी आप अलग सेक्शन में कर ले जा रहे हो और सही हैं आपके 50 के 50, तो आप सिलेक्शन अच्छी एनआईटी में ले लोगे। बट अगर आपको 50 में से अगर आपके 5 भी गलत हो जा रहे हैं तो आप आ जाते हो डेंजर जोन में। तो इस पे आप मोनू क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे की स्पीड नहीं अच्छी है, मतलब बहुत कोशिश के बाद भी नहीं स्पीड अच्छी हो पाती है, और तो हमें ध्यान किस पे ज़्यादा देना चाहिए? एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपनी स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने निमसेट में 50 अटेम्प्ट किए थे, और मात्र 3 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, 2 मैथ के और 1 रीजनिंग का। तो मेन है एक्यूरेसी, अगर तुम्हारे ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं तो थोड़ा फंस जाता है मैटर। ओके, अच्छा ये भी है कि आपकी भले ही स्पीड बहुत अच्छी हो तो भी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप मतलब 100 अटेम्प्ट कर ले रहे हो, 100 में आप 30 गलत करके आ रहे हो तो भी आप मतलब बहुत ख़राब दशा हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि निमसेट जो होता है, निमसेट में तो बहुत ही एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि निमसेट में क्या है आपका वेटेज जो है जिस तरीके से कि मैथमेटिक्स का ज़्यादा वेटेज है, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। तो क्या होता है, आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप जोड़ के बैठे हो कि मैंने आपके 3 क्वेश्चन भी निमसेट में गलत हो गया, आप जोड़ के बैठे हो 36 नंबर, तो वो 36 तो जाते जाते हैं, साथ में आपके जो 3 घटते हैं ना वो भी 9 आ जाते हैं, तो आप जो जोड़ के बैठे होते हैं 50 नंबर का डिफरेंस आ जाता है 3 क्वेश्चन से। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। कम अटेम्प्ट करो लेकिन सही अटेम्प्ट करो, तुक्के तो बिल्कुल मत मारो। मतलब आपको एटलीस्ट अगर तुक्का मारना है तो 1-2 क्वेश्चन में मारो, वो भी तब जब आपको 80% श्योर हो कि हाँ यही है, 10% चांसेस हैं, 10-20% कि गलत हो जाएगा, तब करो। वो भी मैथ्स क्वेश्चन में तो मैं कहती हूँ तुक्का मत ही मारो। इंग्लिश में मारना है तो मार लो, इंग्लिश कंप्यूटर में मार लो, मैथ्स और रीजनिंग में तुक्का मारने से कुछ होता नहीं है वैसे। अच्छा मोनू, यूपीएससी का बात करें तो अब यूपीएससी का जो पेपर है उन्होंने एमबीए और एमसीए का एक साथ कराते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का तो लेना देना होता नहीं है, जीके होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। तो बच्चों के मन में अब ये रहता है कि जीके अब वो एकदम से कैसे प्रिपेयर कर ले, क्योंकि जीके का एमसीए स्टूडेंट से कुछ लेना देना होता नहीं है, तो इसलिए वो ना उनकी अच्छी होती है और ना वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिना जीके पढ़े भी आराम से यूपीएससी का जो होता है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकल जाएगा, या फिर ज़रूरी है कि आप जीके को भी टाइम दें? आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, वो भी मैथ और रीजनिंग और एप्टीट्यूड, और 50 होते हैं, और उसमें जीके भी होता है। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। अगर आपने 50 भी कर लिए तो उसमें आराम से सिलेक्शन हो जाता है।
और जीके अगर पढ़ना है तो मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था जीके में, बस जैसे करंट अफेयर्स से लास्ट के 2019 और 20 का अगर पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ लो बस मेरे अकॉर्डिंग। सो ये अब मतलब जो यूपीएससी देने जा रहे हो और जीके को लेके डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जीके नहीं भी करोगे, बाकी पोर्शन अच्छे से कराओगे तो ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा मोनू, आपका अगर रैंकिंग की बात की जाए कि आप मीन्स बीएचयू, जेएनयू और एनआईटीज और एचयू, इन 4 कॉलेजेस की एंड जामिया ऑल्सो, इन 5 कॉलेजेस की रैंकिंग करना चाहेंगे तो आप किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, किस ऑर्डरिंग में आप रखेंगे? मेरे लिए तो सबसे ऊपर एनआईटी आ गया, उसके बाद जेएनयू, फिर देन जामिया, फिर बीएचयू, देन यूपीएससी वगैरह। अच्छा मोनू, आप अपीयरिंग स्टूडेंट थे, आप ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और साथ में आपका प्रिपरेशन भी चल रहा था, तो आप कितना टाइम अपने प्रिपरेशन को देते थे और कितना अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में देते थे और कैसे आप मैनेज करते थे दोनों चीज़ें? मेरा टाइम शेड्यूल था, मॉर्निंग में कोचिंग आते थे, फिर 2-3 घंटे पढ़ के कोचिंग से फिर कॉलेज जाते थे, फिर कॉलेज से 4 PM पे आ जाते थे कोचिंग, फिर 9 PM पे हॉस्टल चले जाते थे रूम पे। तो कॉलेज के लिए वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एग्ज़ाम के टाइम बस एग्ज़ाम से कॉलेज के जो एग्ज़ाम थे उससे 5-6 दिन पहले ही पढ़ा बस, और मेरा मेन फोकस तो था कोचिंग एमसीए का। आई थिंक अगर आप कॉलेज में पर डे मीन्स आप डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हो रेगुलर और 4 घंटे आप दे रहे हो, तो अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, जो टीचर पढ़ाता है उस समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं रह के टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें रहता है, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लास्ट में भी करोगे तो भी आप ठीक ठाक पढ़ाई कर ले जाओगे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब बिल्कुल ही आपने कॉलेज छोड़ दिया, कुछ पता ही नहीं है आपको कॉलेज में क्या चल रहा है और बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम ही आप पहुँचे, तो फिर आप क्या होगा, आप 1 महीने की तक करीब अपनी जो प्रिपरेशन है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे। और जो आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप 15 दिन का भी ब्रेक ले रहे हो ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन का जो बार है वो यहाँ से यहाँ ला देगा, मतलब ब्रेक होना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो इसलिए ब्रेक नहीं लेना है। और ये ब्रेक एग्ज़ाम के बीच में भी आपका ये चीज़ जो है पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक ना हो, ये तभी हो सकता है जब आप अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो भी आप थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, आप पर डे 2 घंटे भी अगर आप मान लो कॉलेज नहीं जाते हो, ठीक है, आपके कॉलेज में अटेंडेंस का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो भी आप पर डे 2 घंटा या 1 आवर भी अगर आप देते हो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को, उतना आपको देना ही है, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो बिल्कुल दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए और आप हैंडल ना कर पाओ, सब गड़बड़ हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अच्छा मोनू, आपको अब आपको सिलेबस अपने जो कॉलेज का आपने पता कर लिया होगा एमसीए में क्या है, तो बीसीए के ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अब बीसीए की जॉब की पढ़ाई कुछ काम आती है आगे, आपको ऐसा लगा तो काम आती है, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स काम आते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पे ध्यान नहीं दे पाने तो भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो वो पढ़ें अच्छे से, ताकि क्योंकि आगे वो काम आने वाले हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। बीसीए में अगर हम प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट बात करें तो सी मेन हो गया सबसे पहले, फिर देन C++, फिर जावा। ये जो 3 प्रोग्रामिंग बीसीए में मेरे में थी वो तीनों एमसीए में हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल आ गया, नेटवर्किंग आ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो 1-2 सब्जेक्ट और थे वो सारे के सारे एमसीए में आने वाले हैं। तो अगर उन पे ज़्यादा फोकस करना है मेरे को बीसीए में, अगर कोई बीसीए कर रहा है तो, क्योंकि वो आगे एमसीए में आने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काफ़ी जगह ऐसा मीन्स कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसा कराया जाता है कि आप एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से बिल्कुल मतलब आपने नाम के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आपको कुछ पता नहीं है बीसीए में क्या हो रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी बीसीए के बाद एमसीए करने जा रहे हो तो अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे ना, जो सब्जेक्ट्स आप एमसीए में पढ़ने वाले हो, आपको ऑलमोस्ट 80% सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको बीसीए में पढ़ाए जा चुके हैं।
हाँ, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है, लेकिन आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक ऑलरेडी बीसीए में कवर हो चुके होते हैं। मीन्स आपको 20%, अगर आपने बीसीए में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आपको 20% एफर्ट डालना पड़ेगा अपने एमसीए में जाके, और आप अपनी जो प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने में और जो भी आपको अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है उसमें आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। आपके ऊपर एकेडमिक्स का प्रेशर बहुत कम रहेगा अगर आप बीसीए में थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हो। तो इसलिए अगर आप बीसीए कर रहे हो तो जो आपके बीसीए के सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उन पे ध्यान दो। बिल्कुल ही मतलब ऐसे नहीं छोड़, प्रिपरेशन ऐसे भी नहीं करनी है कि बिल्कुल पता ही नहीं है कि आप करके गए हो बीसीए और कॉलेज में आपको पता ही नहीं है डीबीएमएस क्या होता है, आपको पता ही नहीं है लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, आपको पॉइंटर्स यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो मतलब आपने 3 साल वेस्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो भी 50-50 डिवीजन कर लो। आपको इधर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रिपरेशन भी अच्छी चलनी चाहिए। इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करो, ठीक है, बीसीए में। क्योंकि अगर आप ऐसे बीसीए करके जाओगे ना तो कॉलेज में आपको खुद भी शर्म आएगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बहुत आता होता है, तो आपको वही बोलते हैं कि क्या पढ़ा तूने बीसीए में। तो ऐसे में आप बचने के लिए या तो यही बोल दोगे कि वहाँ यार ऐसे ही पढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ, तो वो भी क्या आप अपने कॉलेज का मजाक बनवा रहे हो जाके, तो ये मत करना। तो एकदम कट ऑफ मत करना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। हर सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो भी आप ओएस, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एक किसी भी लैंग्वेज पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। बीट सी, C++, जावा, किसी एक भी लैंग्वेज पे अगर आपका कमांड बहुत अच्छा है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो इतना आपका अच्छे से करना है अपनी ग्रेजुएशन में। इन सब्जेक्ट्स को आपकी जिस भी सेम में आए आप ध्यान दो, उनके बेसिक्स अच्छे से करते चलो ताकि आपको आगे बेनिफिट हो। ओके, मोनू, अगर एट द एंड आप कुछ पॉइंट्स जो आपको आने वाले जो बैच है उसको सजेस्ट करना चाहेंगे तो आप सजेस्ट कर दीजिए, उसके बाद कंक्लूड करते हैं हम लोग सेशन। जो आने वाला बैच है या जो प्रिपरेशन कर रहा है 2021-22 जो भी बैच है, तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो रूल्स और जो कोचिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करते रहिए। और जैसे अभी आपने बताया था कि जैसा मैंने भी बताया था वो की नोट्स वगैरह और नोट्स वगैरह टॉपिक वाइज बनाते रहिए, क्योंकि ये लास्ट तक आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाले हैं लास्ट में। और बेस्ट विशेष सभी को आने वाले बैच को। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, मोनू। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन।